हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। यानी हम लोग डोमेन्स की बात कर रहे हैं, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो इसके आसपास का जो मंडल है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। यहाँ मानव जीवन के लिए जो जरूरत की चीज है, जैसे हो गया भूमि, जल और हवा, ये सब जो है हमारा ये पृथ्वी पर ये तीनों चीज मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, यहाँ पर संभव है। पृथ्वी की सतह ऐसे ही है, इसमें तीन महत्वपूर्ण घटक है। पृथ्वी की सतह ऐसी है कि जिसमें तीन महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें पहला बोला गया है भूमंडल। भूमंडल को हम लोग कह सकते हैं लिथोस्फीयर। दूसरा हो गया वायुमंडल, जिसको हम लोग कह सकते हैं एटमॉस्फेयर। और तीसरा हो गया जलमंडल, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। और तीनों जहां पे पाया जाता है, पृथ्वी को वैसा सेक्शन जहां पे तीनों पाया जाता है और वहां पर लाइफ पॉसिबल है, उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, जिसको हम लोग कहते हैं जैवमंडल। इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूमंडल के बारे में। भूमंडल का मतलब हम लोग जैसा कि बात की वो है लिथोस्फीयर। भूमंडल पृथ्वी की सतह को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक भाग जो हो गया वो हो गया महाद्वीप, और दूसरा हो गया कंटिनेंट और ओशंस, जिसको कहते हैं महासागरीय बेसिन। तो बड़े स्थलीय भूभाग को हम लोग कहते हैं महाद्वीप, जो स्थलीय भूभाग है। और विशाल जलाशय है, जो नदी का क्षेत्र है जिसमें जहाँ ज्यादा से ज्यादा पानी है, उस सबको कहा गया है महासागरीय बेसिन। दुनिया के सभी महासागर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, और इस वजह से हर जगह समुद्र का जो तल है, समुद्र का जो लेयर है, तल जिसको कहते हैं, वो एक समान होता है। क्यों? क्योंकि इस विश्व के जितने भी जगह के जो समुद्र है, वो सब आपस में कनेक्टेड है। तो स्वाभाविक है, जैसे अगर हम लोग एक कैपिलरी देखते हैं, इस तरह का है। अगर इसमें पानी भरेंगे तो इसमें इतना भरेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। तो जब हम लोग देखें कि सबका लेयर बराबर है और सब पानी आपस में जब मिल जा रहा है, इसका मतलब है कि सब जो लेयर है वो बराबर है। तो ये हो गया हमारा। इससे ये पता चलता है कि समुद्र का स्तर एक समान है, और समुद्र तल से जो जमीन की ऊंचाई है उसको मापी जाती है। समुद्र तल को हम लोग जीरो मानते हैं। पूरा विश्व की अगर हम लोग बात करें, विश्व के किसी भी जो हमारा प्राकृतिक मंडल है उसको अगर हम लोग ऊंचाई मापते हैं, तो वो हम लोग मापते हैं समुद्र लेवल से, जिसको हम लोग कहते हैं सी लेवल। इसलिए हम लोग सी लेवल कहते हैं क्योंकि सी लेवल बदलता नहीं है। पृथ्वी पर सबसे जो ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई है 8,848 मीटर की ऊंचाई पे है। दूसरी तरफ पृथ्वी का सबसे जो गहरा जगह है वो है मैरियाना ट्रेंच। कहाँ पे है? ये प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई जो है समुद्र तल से, जो भी हम लोग ऊंचाई या गहराई हम लोग प्राकृतिक भूभाग के बारे में बात करेंगे, वो सारा सब समुद्र की तल से ही होगा। तो समुद्र तल मतलब लेयर ऑफ द सी। तो चूंकि इसका ऊंचाई घटता बढ़ता नहीं, इस वजह से हम लोग इसको आइडियल मान लिए हैं। तो समुद्र तल से 11,022 मीटर गहरा है। तो ये पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट है, और सबसे जो ऊंचा पॉइंट है वो है 8,848 मीटर, जो है माउंट एवरेस्ट। हम लोग बात करते हैं अब महाद्वीप के बारे में। तो दुनिया में 7 महाद्वीप है, आप सभी को पता होगा। 7 महाद्वीप है, और जो जलाशय के कारण एक दूसरे से अलग है, स्वाभाविक है। हम लोग इसके पहले का जो देख रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब महाद्वीप है। ये सबको अलग कौन कर रहा है? जो व्हाइट कलर का है, ये हो गया ओशन। तो ये जलाशय जो है वो सारे महाद्वीप को एक दूसरे से अलग करता है। महाद्वीप हम लोग देख लें, 7 कौन कौन है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। भूभाग का अधिकांश हिस्सा हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। हम लोग एक एक करके महादेश के बारे में बेसिक जानकारी रखते हैं। एशिया के बारे में बात करते हैं। यह सबसे बड़ा महाद्वीप है, और पृथ्वी के भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा, जो जितना टोटल पृथ्वी का जो भूभाग है, लिथोस्फीयर जमीन का हिस्सा है,
उसका लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो एशिया महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और एशिया से ही होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा आप लोग को पता होगा, 23.5 डिग्री। तो एशिया से होकर एक कर्क रेखा गुजरती है। पश्चिम में यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिवली। तो पश्चिम में जो यूराल पर्वत है वो एशिया यूरोप को अलग करता है, और एशिया और यूरोप को सम्मिलित रूप से इसको कहा जाता है यूरेशिया। तो ये प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है, और ध्यान में रखना है कि बेसिक के साथ साथ आपको ऐसा समझ रखना है जिससे कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना सके आप आसानी से। दूसरा कंटिनेंट हम लोग देखें यूरोप। तो एशिया की तुलना में यूरोप बहुत छोटा है और एशिया के पश्चिम में है, और ये 3 तरफ से जो है वो पानी से घिरा हुआ है। यूरोप से होकर आर्कटिक भी गुजरता है। ठीक है, यूरोप के बारे में जान गए। अफ्रीका के बारे में हम लोग बात करते हैं। यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसको होकर 3 प्रमुख समानांतर रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक और इक्वेटर तीनों गुजरता है, यानी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विषुवत रेखा अफ्रीका के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, और दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल जो है, हॉट डिजर्ट्स, वो है सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। दुनिया का सबसे लंबा नदी जो है नील नदी है, और ये कहाँ है? ये है अफ्रीका में। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जलाशय से घिरा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है आपस में पनामा कैनल है, पनामा जो नहर है, पनामा स्थल संधि, उससे जुड़ा हुआ है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, हम लोग इसको मैप में अगर हम लोग देखेंगे तो यही जो है ना, यही ज्वाइंट हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, और ये महाद्वीप 3 महासागर से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। हम लोग बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश हिस्सा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में, और ये महाद्वीप 2 महासागर से घिरा हुआ है। एक है अटलांटिक और प्रशांत। अटलांटिक हो गया, हम लोग उसके दाहिने साइड देखेंगे तो प्रशांत हो गया हमारा नीचे। हम लोग अभी चूंकि हम लोग लैंडस्केप पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब हम लोग ओशियनोस्फीयर या फिर हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। एंडीज जो है, एंडीज एक पर्वतमाला है जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। दुनिया का सबसे विशाल नदी है अमेजन। अमेजन भी दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। अब हम लोग अगला जो महादेश है वो है ऑस्ट्रेलिया। यह सबसे छोटा महाद्वीप है, और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, मतलब महाद्वीपों का द्वीप कहा जाता है। अगला आ जाता है वो है अंटार्कटिका। ये एक विशाल महाद्वीप है जो कि दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, और इस महाद्वीप के केंद्र स्थित में है। दक्षिणी ध्रुव जो है इस महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। इस महाद्वीप में मनुष्य का कोई स्थायी निवास नहीं है। कई देशों ने यहाँ पे शोध केंद्र खोला है। भारत के शोध केंद्र हो गया, मैत्री, गंगोत्री, ये सब खुला हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है वायुमंडल, जिसको हम लोग कहते हैं एटमोस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को ही वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारे पृथ्वी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वायु जीवन के लिए महत्वपूर्ण भाग है, और वायु के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। यह जीवन के लिए काफी हानिकारक पराबैंगनी जो किरण है, अल्ट्रावायलेट रे जिसको कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रे पराबैंगनी किरण, उसको रोकने तथा जीवन के लिए अनुकूल तापमान को बनाए रखने में काफी मदद करता है। वायु का 99% भाग जो है वो वायुमंडल के 32 किलोमीटर की ऊंचाई में ही पाया जाता है। अगर हम लोग कहें तो पृथ्वी के इर्द गिर्द वायु का भंडार है। पृथ्वी के वातावरण में या पर्यावरण में वायुमंडल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और वायुमंडल जो है हवा से बना है, जो कई गैस, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर बनी है। पृथ्वी के हम लोग परिमंडल यानी प्रमुख परिमंडल में हम लोग
अभी हम लोग बात कर रहे हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल में हम लोग हवा का अब संगठन देखते हैं। संगठन मतलब इसके हम लोग कंपोनेंट्स देखते हैं, जो कंपोजिशन किस प्रकार से हवा का संगठन हुआ है। हवा मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनी हुई है। हवा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और शेष जो 1% बचा उसी में से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी कई अन्य गैस जो है वो मिलकर बने हैं। तो ये टोटल 100% जो हमारा हवा का संगठन है, उसमें से 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, तो ये 99% ऐसे ही हो गया। और जो 1% बचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य गैस है। नाइट्रोजन की भूमिका बात करें तो पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौधा के कई अणु जो है उसको बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमको पौधों से ही भोजन मिलता है, इसलिए नाइट्रोजन हमारे लिए और अन्य जंतुओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन की भूमिका की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि सभी जीव श्वसन करते हैं, तो जो जीव श्वसन करते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसके अलावा किसी भी चीज को अगर हम लोग जलाते हैं या फिर उसको आग लगाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन अनिवार्य हो जाता है। अब हम लोग देखें आगे, वो है कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। उसके लिए कहते हैं, आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे जो है वो भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की ऊष्मा को पकड़ कर रखता है और इस ऊष्मा को हमारे वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर एक समुचित तापमान बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊंचाई बदलने के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व भी बदलता है, घटता बढ़ता है। समुद्र तल पे हवा का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा का घनत्व घटता जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे हम लोग समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं हवा का घनत्व घटता जाता है। सामान्य दाब में हम आसानी से सांस ले लेते हैं, लेकिन जब हवा का दबाव कम हो जाता है तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। इसी वजह से ऊंचे पहाड़ पर हवा का दबाव बहुत कम होता है। इसलिए जो पर्वतरोही होते हैं, जो माउंटेनर होते हैं, पर्वत पर जो चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले आते हैं ताकि वो आसानी से सांस ले सकें। हवा की गति में दबाव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। ये आपको आगे भी जब आप ज्योग्राफी का पढ़ेंगे सेक्शन तो उसमें आपको महत्वपूर्ण हेल्प मिलेगा। वो है कि हवा हमेशा उच्च दाब यानी इसको कहते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। कोई भी हवा बहती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। वायुमंडल के हम लोग इसके अलग अलग परत की बात करते हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। पहला हो गया क्षोभमंडल, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। दूसरा हो गया समताप मंडल, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद में ओजोन मंडल हो गया ओजोनोस्फेयर, आयन मंडल हो गया आयोनोस्फेयर, और बहिर्मंडल को हम लोग कहते हैं एक्सोस्फेयर। तो इस तरह से ये वायुमंडल की परतें हैं। कौन कौन है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है वो है क्षोभ मंडल। हम लोग एक एक करके समझते हैं। क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल धरती का सबसे जो निचली वाली जो परत है, जिसे मान लीजिए अर्थ है, तो ये हो गया क्षोभ मंडल, ये हो गया समताप मंडल। इस तरह से तो सबसे जो निचला वाला मंडल है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल धरती की सबसे निचली वाली परत है और इसका ऊंचाई जो ध्रुव पे 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर जो है 165 मीटर है, जो कि इसको 165 मीटर की ऊंचाई जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान का डाउन होता है और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6 डिग्री सी होता है। तो इस तरह से हम लोग जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान घटता है। तो हम लोग देखें कि क्षोभ मंडल में ही हम लोग अगर बात करें ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर में ही सारी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे बादल, आंधी, वर्षा, ये सब क्षोभ मंडल का ही है। क्षोभ मंडल में संवहन मंडल भी कहते हैं, कन्वेक्शनल। उसका मेन वजह है कि इसमें हवाओं का संवहन होता है, मूवमेंट होता है, क्योंकि संवहन जो है, संवहन धाराएं इस क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहती है। इस मंडल को हम लोग अधोमंडल भी कहते हैं। अगला आ जाता है समताप मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर।
समताप मंडल 18 से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है। इसमें तापमान समान रहता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादल, धूलकण ये सब कुछ नहीं होता है। इस मंडल में वायुयान उड़ने के लिए ये काफी अच्छी दिशा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें आंधी, बादल, धूलकण, तूफान इस तरह की चीजें इसमें नहीं होती, जिसकी वजह से जो वायुयान है वो बहुत शांति से और एक समान रूप से उड़ सकता है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुव पर ज्यादा है, लेकिन कभी कभी विषुवत रेखा पर देखेंगे तो समताप मंडल जो है वो लोप हो जाता है, मतलब वो होता भी नहीं है, ऐसा फील होता है। कहाँ पर? इक्वेटर पे। लेकिन सबसे ज्यादा जो मोटाई होता है समताप मंडल का वो कहाँ है? वो है ध्रुव पर। कभी कभी समताप मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे मुलाग मेघ भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ओजोन मंडल की। धरती से लगभग 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, उसका लेयर है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो है अल्ट्रा वायलेट रे उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिलेगा। इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रे यानी पराबैंगनी किरण जो आती है उसको ये अवशोषित कर लेती है। उसके बाद में आता है वो है आयन मंडल। इसकी ऊंचाई 60 से 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग बहुत कम वायुदाब होता है और यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट किरणें द्वारा जो है ये आयनीकृत हो जाता है या आयोनाइज्ड हो जाता है, आयन आ जाता है इस पे। उसके बाद आता है वायुमंडल, जो कि एकदम बाहरी का सरफेस है। यह वायुमंडल जो है 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को हम लोग वायुमंडल कहते हैं और इसकी ऊपर की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस मुख्य रूप से पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जलमंडल की, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल से हमारा मतलब है जल की उस परत की है जो पृथ्वी की सतह पर सागर, महासागर, झील, नदी और दूसरे जलाशय के रूप में फैला हुआ है। यानी जल का अपना एक मंडल है। हमारी पृथ्वी की सतह संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग पे जल का विस्तार है। सौरमंडल के ग्रहों में एकमात्र पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पे जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। और इसी वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष से जब हम लोग पृथ्वी को देखते हैं तो ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, जिसको हम लोग कहते हैं नीला कलर। क्यों? क्योंकि इस पे 71% भाग पे पानी है, जल है। अब हम लोग बात करते हैं जल की संरचना। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार सबसे ज्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 88% भाग जल से ढका हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में 52% भाग ही जल से ढका हुआ है। बात करें उत्तरी गोलार्ध, मतलब उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें टोटल जो एरिया है उसमें से 52% जल से ढका हुआ है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का जल गोलार्ध भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जितना जल उपलब्ध है उसका 97% भाग जो है उस महासागर में ही, और महासागर में होने की वजह से इसका हम लोग बहुत ज्यादा पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते, पीने लायक नहीं होता है। इसमें से 2% भाग जो है वो बर्फ की चादर से रूप में जमा है और 1% से कम भाग जो है वो ताजा जल के रूप में जिसको हम लोग पीते हैं। ठीक है? तो पानी तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन पीने वाला पानी की संख्या बहुत कम है, जो धरातल के नीचे भूमिगत जल के रूप में मिलता है। जलमंडल में से जल का कुल आयतन लगभग 1 अरब 25 करोड़ घन किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व में महासागरीय नितलों की सम्मिलित करते हुए भूपट्टी को समतल कर दिया गया तो संसार 3650 मीटर गहरे जल में डूब जाएगा। जलमंडल की बात करें तो जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहता कहा जाता है। पृथ्वी का 71%, उसका मेन वजह है 71% भाग जो है वो जल है और 29% भाग स्थल है। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होता है, जैसे महासागर, नदी, झील, हिम नदी, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प हो गई, सब यानी जल से संबंधित जितना भी चीज है वो सब इंक्लूडेड हो जाता है किसमें? जल मंडल में। महासागर में से 97% भाग पे खारा जल पाया जाता है और इतना खारा होता है कि मानव इसका उपयोग नहीं कर सकता है। और शेष जल जो है वो बहुत बड़ा बर्फ की जो परत उसमें जमा हुआ है, और उसका 1% हम लोग देखें जो कि वो था भूमिगत जल, जिसको हम लोग पीने लायक पानी समझ को उसका इस्तेमाल करते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है? तो हम लोग जलमंडल में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले महासागर की। दुनिया में 5 महासागर हैं। कौन? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और दक्षिण महासागर। टोटल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, 4 हो गया आर्कटिक,
और पांचवा हो गया दक्षिणी महासागर। प्रशांत महासागर की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और ये वृत्ताकार सर्किल में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका मिलकर प्रशांत महासागर के चारों ओर से घिरे हुए हैं। दुनिया का सबसे गहरा स्थान जो है मैरियाना ट्रेंच, वो इसी महासागर में है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अब इसका जो अंग्रेजी आकार एस है, इस तरह से इसका आकार बना हुआ अटलांटिक महासागर का। ठीक है, इस महासागर के पश्चिमी में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत दंतुरित है। दंतुरित तटरेखा होने के कारण इस महासागर के तटों पे बहुत सारे प्राकृतिक पोताश्रय और पतन है। इसलिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही काफी ज्यादा बिजिएस्ट माना जाता है, काफी ज्यादा व्यस्ततम महासागर में से गिना जाता है अटलांटिक महासागर, ट्रेड के यानी व्यापार या व्यवसाय के हिसाब से। हम लोग अब बात करते हैं हिंद महासागर। तो हिंद महासागर इकलौता ऐसा महासागर जिसका नाम किसी के देश के नाम पे पड़ा है और यह महासागर त्रिभुज के आकार का बना हुआ है। इस महासागर के पश्चिम में अफ्रीका है, उत्तर में एशिया है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप अपना एक मैप जरूर बना लें, जिस मैप को आप देखते हुए आप समझ सकें कि अटलांटिक महासागर किधर है, हिंद महासागर किधर है। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिण महासागर। तो यह महासागर जो है अंटार्कटिका के चारों ओर है और यह उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर की बात करें तो यह महासागर आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यह उत्तरी अमेरिका और एशिया के उत्तरी तटों तक ये फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में संधि का काम करने वाला जो एक संकरा मार्ग है, जिसे बेरिंग जल डमरू कहते हैं, बेरिंग जल संधि कहते हैं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। जो उसका मूवमेंट है, महासागरीय जल का पहला तरंग, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा महासागरीय धारा। अब एक अलग टर्म हम लोग देखते हैं, वो है बायोस्फीयर, जिसको कहते हैं जीवमंडल। जीवमंडल पृथ्वी की सतह पर और उसके आसपास का स्थान है जिसमें कि जीवित जीव रहते हैं। लिविंग प्लांट्स, एनिमल, ये सब रहते हैं। यह स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल में विभाजित है, यानी इस सब मंडल को मिला के एक बायोस्फीयर का निर्माण होता है। तो जो बायोस्फीयर जो कोई पृथ्वी का कुछ ऐसा एक हिस्सा है जहां पर स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल वहां पे कुछ इस प्रकार हो जो कि बाकी सबसे अलग होती है, ये उपविभाजित है। स्थल मंडल पृथ्वी के आसपास की परत है जो मिट्टी और चट्टान से बना हुआ है, लगभग 80 से 100 किलोमीटर की मोटाई है इसका। वायुमंडल गैस की पतली परत है। जलमंडल झीलों और महासागर जैसे तरल वातावरण को संदर्भित है, इसलिए लिथोस्फीयर और वायुमंडल के बीच का स्थित है। जलमंडल के निर्माण और निरंतर उसका अस्तित्व का परिणाम है कि रासायनिक, जैविक और भौतिक क्रियाएं होती है। मतलब बायोस्फीयर का मतलब ही हो गया जीवमंडल। जीवमंडल का मतलब हो गया वैसा मंडल जहां पे जीवित जीव रहते हैं। जीवित जीव के लिए हमको जरूरत पड़ता है वो क्या? जल, हवा और पृथ्वी। पृथ्वी यानी स्थल। जीवों के रहने के लिए कुछ निश्चित पर्यावरण जो परिस्थितियां हैं, जैसे कि तापमान और नमी, ये सब मौजूद होना चाहिए। जीवों को ऊर्जा और पोषक तत्वों की आपूर्ति की जानी चाहिए। जीवन के लिए सभी जो जरूरत है वो पशु और खनिज पोषक तत्व पृथ्वी के जीवमंडल में अंदर है, जीवमंडल के भीतर समाहित है। मृत जीवों या जीवित कोशिकाओं के अपशिष्ट पदार्थों में निहित पोषक तत्व वापस यौगिक में बदल जाते हैं, जो अन्य जीव भोजन के रूप में इसको फिर से इस्तेमाल करते हैं और पोषक तत्वों की यह जो है साइकिल चलते रहता है। मतलब एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे से तीसरे में, और फिर वापस आ जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि जीवमंडल के बाहर भोजन का कोई स्रोत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसमें टोटल हम लोग आज इस लेसन में हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद में हम लोग इसका एमसीक्यू हम लोग देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज हम लोग जो मुख्य रूप से देखें, क्या देखें, हम लोग सबसे पहला देखें तीनों चीज के बारे में, लिथोस्फीयर। दूसरा हो गया हम लोग हाइड्रोस्फीयर। तीसरा हो गया एटमॉस्फेयर। इन तीनों को डिटेल पढ़ें और उसके साथ साथ हम लोग लास्ट में पढ़ें वो था बायोस्फीयर, जिसको कहते हैं जैव मंडल। अब इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू हम लोग आगे के लेसन में हम लोग देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।